हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन देखा था कि जो लिगेंड होता है उस लिगेंड को किस प्रकार से क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक मेरे हिसाब से सब कुछ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट हमको जो टॉपिक पढ़ना है कि फॉर्मूला राइटिंग। नेक्स्ट विल बी फॉर्मूला राइटिंग, मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले को किस प्रकार से लिखेंगे ये बात हमको पढ़ना है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो कटायन का को पहले लिखेंगे, देन अनायन, देन अनायन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कटायन को लिखेंगे और उसके बाद हम लोग अनायन को लिखेंगे। एग्जांपल की बात करते हैं, सपोज यहाँ पे लिखा है FeCN/6, ओवरऑल चार्ज विल बी -4, सो दिस इज आवर अनायन। इस अनायन को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे हमको कटायन को यूज करना होगा और यहाँ पे हम जो कटायन यूज कर रहे हैं ये यूज कर रहे हैं K+, दिस विल बी K+ एंड दिस विल बी K+, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, क्या लगता है। तो अब यहाँ पे हम लोग Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, 1 Cn having -1 charge, 4 6 Cn having -6 charge, so this Fe having how much charge, +2 charge। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2। अब ये हमारे कटायन है, तो नंबर ऑफ कटायंस आर 4, तो इसको हम कलेक्टिवली लिखेंगे K4, क्या लिखेंगे K4, ठीक है, क्योंकि आयनिक फॉर्म को इसी फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। अब ये हमारा कटायन वाला पार्ट हो गया +4, ये हमारा अनायन वाला पार्ट हो गया। तो जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स को लिखने के टाइम पे जो कटायन वाला पार्ट होता है उसको पहले लिखेंगे और जो अनायन वाला पार्ट होता है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें कटायन है K+, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा K4 इन ब्रैकेट FeCN/6, इस प्रकार से। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं। तो पहली बात यहाँ पे यही है कि हमेशा कटायन को पहले लिखेंगे और उसके बाद अनायन को लिखेंगे। इफ ऐसा हुआ तो ये तो फर्स्ट वन था। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में मैंने बोला है कि हमारे पास है Fe NH3/6 या NH3/4 लिखता हूं मैं, कोई बात नहीं, ओवरऑल चार्ज विल बी +4, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो लिगेंड है दैट इज अमोनिया, और अमोनिया के ऊपर चार्ज रहेगा 0, ओवरऑल चार्ज इज +4, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe विल बी +4। तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर -4 चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज काउंटर आयन को यूज करेंगे। दिस K इज एक्ट एज अ काउंटर आयन, क्यों, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज कर रहा है। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हमको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव को यूज करना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे नेगेटिव वाला यूज करता हूँ Cl-1, तो कितने Cl यूज करने पड़ेंगे, यहाँ पे हमको टोटल 4 Cl को यूज करने पड़ेंगे। तो ये बन जाएगा Cl4, ओवरऑल चार्ज रहेगा -4, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये हमारा कटायन है और ये हमारा अनायन है, ठीक है। तो पहले किसको लिखेंगे, पहले कटायन को लिखेंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा Fe, यहाँ पे रहेगा NH3/4 एंड दिस विल बी Cl4। तो दिस इज अवर कटायन पार्ट एंड दिस इज अवर अनायन पार्ट, ठीक है। तो जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं तो लिखने के टाइम पे कटायन को ही पहले लिखेंगे और अनायन को बाद में लिखेंगे। सपोज अब बोला मैंने कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो यूज करता हूं मैं SO4-2। क्या ये SO4-2 जो रहेगा वो इस पॉजिटिव चार्ज कटायन को न्यूट्रलाइज कर सकता है? यस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसको बस नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इस +4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको SO4 के 2 मॉलिक्यूल्स यूज करने होंगे। तो ये हमारा अनायन का पार्ट है, ये हमारा कटायन का पार्ट है। तो सबसे पहले कटायन के पार्ट को लिखेंगे। सो दिस विल बी Fe NH3
by 4 and this will be SO4 by 2. तो this will be our negative part and this will be our positive part. ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स को लिखने के टाइम पे किस प्रकार से लिखेंगे, तो फॉर्मूला राइटिंग में ये सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है. सो फॉर्मूला राइटिंग कैसे करना है हम इस प्रकार से कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, क्लियर है. सेकंड थिंग, इसमें ऐसा होता है जो भी कॉम्प्लेक्स रहेगा, अब देखो यहाँ पे तीन बातें हैं. पहली बात है मेटल, दूसरी बात है लिगेंड और तीसरा है काउंटर आयन. तीन बातें हैं, मेटल, लिगेंड एंड काउंटर आयन. अब आपको ये बताना है इन तीनों में से ये कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स आयन किसका मिलकर बनता है. ये कॉम्प्लेक्स आयन जो रहेगा वो किसको मिलके बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स आयन जो रहेगा ये मेटल और लिगेंड को मिलके बनेगा. इसको मिलके बनेगा मेटल और लिगेंड को. इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स आयन जो रहेगा ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा. तो जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन को लिखेंगे, हम मेटल और लिगेंड को लिखेंगे तो उनको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे. ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है. ये हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है इफ मोर देन वन लिगेंड होते तो क्या होगा. एक ही लिगेंड है तो एक ही टाइप के लिगेंड है तो बहुत अच्छी बात है. इफ मोर देन वन टाइप के लिगेंड्स होते हैं तो सिंपल सी बात है उसको अल्फाबेटिकली लिखेंगे. मतलब इफ हमारे पास मेटल है तो A, B, C एंड D. सो दीज आर द लिगेंड्स एंड दिस इज मेटल. ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के कितने लिगेंड है, 4. और चारों में से अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा उसको हम लोग बाद में लिखेंगे. ठीक है, दूसरी बात, जो लार्ज कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो लार्ज लिगेंड होते हैं, उस लार्ज लिगेंड को का जो नाम होता है उसको हम लोग स्मॉल करके लिखेंगे. तो स्मॉल नेम लिखेंगे या शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, स्मॉल नेम, या तो हम इसको बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म. तो जब भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म को लिखेंगे तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना है. कहां पे लिखना है, ब्रैकेट में. अब ये पॉइंट समझ में आता है. क्या आपने इस पॉइंट को समझ लिया, फोर्थ पॉइंट को? क्या फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, क्या लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में कि आपको लार्ज लिगेंड का नाम जब छोटा करके लिखोगे तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना है. ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहां पे मैं लिखता हूं दैट इज CH2 अटैच टू CH2, सॉरी थोड़ा सा दूसरे साइड में लिख लेते हैं. ठीक है, ओके, इसको निकाल देते हैं. हाँ, दिस वन, दिस इज CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू NH2 अटैच टू NH2. इसका नाम क्या बताया था मैंने, इस लिगेंड का नाम क्या बताया था, इस लिगेंड का नाम बताया था मैंने इथाइलिन डायअमाइन. तो ये वाला जो लिगेंड है, इस लिगेंड का नाम है इथाइलिन डायअमाइन. और ये जो इथाइलिन डायअमाइन है, इस इथाइलिन डायअमाइन के लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं इन. क्या यूज करते हैं, इन. तो ये इन जो रहेगा ये हमेशा हमको क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है. ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं. ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म को लिखेंगे. तो इतना बड़ा नाम इथाइलिन डायअमाइन हम नहीं लिखते हैं, इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, इतना बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे. कहीं पे इन लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि वहां पे इतना बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए. क्यों, क्योंकि इतने से स्क्वायर ब्रैकेट में या इतना छोटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, उसके अंदर इतना बड़ा मॉलिक्यूल लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. और इसीलिए हम इस प्रकार के शॉर्ट फॉर्म को क्या करते हैं, वहां पे यूज करते हैं. एग्जांपल के लिए अब मैंने बोला यहां पे मैं जो कॉम्प्लेक्स लिखता हूं दैट विल बी Fe En/2, ओवरऑल चार्ज विल बी +2, ओवरऑल चार्ज विल बी +2. ओके, अब इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe? क्या लगता है,
व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है ये इन का मतलब क्या है, इनका मतलब होता है इथाइलिन डाइअमाइड, इनका मतलब होता है इथाइलिन डाइअमाइड। और यहाँ पे जो इथाइलिन डाइअमाइड है तो एक इथाइलिन डाइअमाइड में कितने डोनर एटम है, दिस इज वन डोनर एटम एंड दिस इज सेकंड डोनर एटम। तो एक डोनर एटम, दो डोनर एटम यहाँ पे प्रेजेंट है और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है और ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल होने की वजह से हम यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, ओवरऑल चार्ज विल बी +2, मतलब आयरन जो रहेगा वो रहेगा +2। अब मैंने आपको पूछा इस कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने लिगेंड है, अब मैंने आपको पूछा टोटल कितने लिगेंड्स हैं, तो क्या आंसर होना चाहिए आपका, गेस करो। तो टोटल कितने लिगेंड्स हैं, दो पॉसिबिलिटी है, कुछ लोग बोलेंगे सर 2 लिगेंड है और कुछ लोग बोलेंगे सर 4 लिगेंड है, तो आंसर सर दे है। ठीक है, अब यहां पे लिगेंड्स 2 है, लिगेंड्स कितने हैं, 2 इथाइलिन डाइअमाइड को हमने यूज किया, लेकिन एक इथाइलिन डाइअमाइड में 2 डोनर एटम है, तो इफ आपको लिगेंड्स पूछा जाता है तो लिगेंड्स विल बी 2, नंबर ऑफ डोनर एटम्स पूछा जाएगा टोटल, सो टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम विल बी 4, दैट इज डिफरेंस। क्लियर, सो नंबर ऑफ डोनर एटम पूछा जाएगा, सो दैट विल बी 4, सो टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम विल बी 4 बट टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स आर, दैट विल बी क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन इज आई एम राइटिंग हियर दैट इज Fe के जगह कोई दूसरा लेते हैं, ठीक है, क्रोमियम लेते हैं, तो इन ब्रैकेट Cr डाइन बाय 2 ओवरऑल चार्ज +2, ठीक है, इस प्रकार से। अब डाइन का मतलब क्या होता है, एनीवन, क्या कोई बोल सकता है कि डाइन का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे डाइन का मतलब होता है डाइथाइलिन ट्राइमाइन, इसका मतलब यहाँ पे जो इथाइलिन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो 2 रहेंगे और अमाइन के जो पार्ट्स रहेंगे वो 3 रहेंगे, तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए NH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to NH attached to CH2 attached to CH2 attached to NH2। अब इतना सारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे लिखना डिफिकल्ट होता है और इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाइअमाइन है, इथाइलिन, कितने इथाइलिन है, 2, तो इसको बोलेंगे इथाइलिन डाइथाइलिन एंड दिस विल बी द ट्राइअमाइन। तो डाइन का मतलब ऐसे होता है। अब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो कितना होना चाहिए, होल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल सो दिस विल बी 0, तो क्रोमियम विल बी +2। अब यहाँ पे मैंने पूछा टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, सो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स जो रहेंगे वो रहेंगे 2। और अब मैंने आपको पूछा टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं, देखो दोनों अलग है, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं। क्या हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स विल बी 2 एंड टोटल नंबर ऑफ डोनर विल बी 6। ठीक है, क्योंकि एक लिगेंड के पास 3 डोनर एटम है, तो यहाँ पे 2 डोनर लिगेंड के पास टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। ठीक है, सो ये है हमारा 4th पॉइंट। ठीक है, कि जो भी लार्ज वाला कॉम्प्लेक्स होगा उस लार्ज कॉम्प्लेक्स का नाम हम क्या करेंगे, हमेशा छोटा करके लिखेंगे, उसको लोअर केस में लिखेंगे। ठीक है, लोअर केस मतलब छोटा लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज डाइन, छोटा लिखेंगे। ठीक है, इसको बड़ा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स, पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स always write in small bracket। क्यों स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, छोटा वाला ब्रैकेट। ब्रैकेट तो 2 टाइप के हो गए ना, एक स्मॉल ब्रैकेट दूसरा लार्ज ब्रैकेट, तो ये वाला जो ब्रैकेट है इसको स्मॉल लार्ज ब्रैकेट बोलेंगे एंड दिस इज स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, एग्जांपल के लिए सपोज मैंने यहाँ पे ओनली Cl-1 लिखा हुआ है। अब ये Cl जो है, इस Cl में ओनली एक ही टाइप के एटम्स है, तो दिस इज मोनोएटॉमिक,
तो जो मोनो एटॉमिक रहेगा हम उसके लिए ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। लेकिन इफ हम यहाँ पे H2O को यूज करते हैं तो H2O को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, चाहे उसका क्वांटिटी 1 क्यों ना रहे। इफ 1 रहेगा तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इफ 2 रहेगा तो इसको 2 लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है ऐसा इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, कि ये हाइड्रोजन किसके पास गया और ऑक्सीजन किसके पास गया। तो जितने भी पॉली एटॉमिक लिगेंड्स होते हैं, उनके लिए हम हमेशा ऐसे ही लेके जाएंगे और उनको हमेशा हम लोग ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ठीक है, उनको हमेशा आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो Cn है ये डाई एटॉमिक है, मतलब मोर देन 1 रहेगा तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे Cn को ब्रैकेट में लिखा। इफ हम इसको Cn ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा Fe Cn/6 लाइक दिस वन ऐसे, एंड ओवरऑल चार्ज विल बी, इसका चार्ज कितना था, दैट वाज -4। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन ये होता है कि नंबर ऑफ कार्बन 1 है और नंबर ऑफ नाइट्रोजन 6 है, और इस प्रकार का कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम हमेशा जिसके पास मोर देन 1 एटम होता है उनको हमेशा ब्रैकेट में ही लिखें। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, नो स्पेस बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। तो मेटल और लिगेंड के बीच में किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देखो लिगेंड के तुरंत बाद हमने, मतलब मेटल के तुरंत बाद हमने क्या कर दिया, लिगेंड को लिखा है। ठीक है, और जब भी हम कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे, देखो कटायन को पहले अनायन को बाद में, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था। जब कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स में हमेशा मेटल को पहले लिखेंगे और लिगेंड्स को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो मेटल है इसमें जो मेटल रहेगा, ठीक है, इसमें जो मेटल है वो Fe है, और यहाँ पे जो लिगेंड है वो अमोनिया है। तो पहले हमने मेटल को लिखा, उसके बाद हमने लिगेंड को लिखा। इफ मोर देन 1 लिगेंड्स, मोर देन 1 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर देयर, तो आप उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? ओके, ऑडियो इज क्लियर? हाँ ना, ये तो था फॉर्मूला को लिखेंगे कैसे। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक में बहुत सारे फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं जो रूल्स के हिसाब से नहीं होते हैं। तो कभी कभी आप ऐसे फॉर्मूलेज भी देखोगे जिसमें इन रूल्स को वायोलेट किया जाता है और रूल्स को प्रॉपरली, मतलब रूल के हिसाब से नॉमेनक्लेचर नहीं दिया जाता है। ठीक है, लेकिन रूल्स को लिखना जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज्यादा है इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होता है ये इन कॉम्प्लेक्स के लिए भी होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जितने भी रूल्स है वो लिख लेता हूँ, और बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन, ठीक है, तो जब भी हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले कटायन का नाम पहले लिखेंगे, देन एनायन का। ठीक है, तो कटायन का नॉमेनक्लेचर सबसे पहले करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अनायन का नॉमेनक्लेचर करेंगे। दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड, इफ इन कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, तो इन कॉम्प्लेक्स राइट द नेम ऑफ लिगेंड फर्स्ट, देन मेटल। ठीक है, तो जब कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में पहले हम लोग मेटल का नाम, मतलब पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मेटल आयन का नाम लिखेंगे। थर्ड रूल, ठीक है, पहले रूल्स लिख लेते हैं फिर एग्जांपल देखते हैं। जब लिगेंड की बात आती है तो लिगेंड जो होते हैं वो नॉर्मली दो टाइप के हम यहाँ पे यूज करते हैं। कौन से लिगेंड, या तो हम पॉजिटिव लिगेंड की बात कर, नेगेटिव लिगेंड की बात करते हैं, या तो हम पॉजिटिव लिगेंड की बात करते हैं। इफ लिगेंड नेगेटिव है, तो एंडिंग में तीन पॉसिबिलिटी है।
ITE, ATE, और कौन सी पॉसिबल होती है? IDE, ATE, और साथ में यहां पे रहेगा ITE। तो ये होता है नॉर्मली एंड में। तो इसमें से हम लोग E को निकालेंगे और E के जगह हम लोग O लगाएंगे। E के जगह क्या करेंगे? O लगाएंगे। इफ लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से E को निकाल के वहां पे नियम लगाना है। वहां पे क्या करना है? नियम लगाना है। ठीक है, दिस इज रूल नंबर 3। अब बात आती है रूल नंबर 4 की। किसकी? रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 से अच्छा है हम लिगेंड के ही रूल लिखते हैं। ठीक है, इसके रूल्स लिखेंगे लिगेंड को। ठीक है, इफ फॉर एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड write the name of donor atom at the end of ligand name, at the end of ligand name। मतलब जो लिगेंड का जहां पे नेम है उसके एंड में क्या करेंगे? उस डोनर एटम का नाम लिखेंगे। ठीक है, if more than one ligands are present then write in alphabetical order। write in alphabetical order। ठीक है, नेक्स्ट वन, if more than one ligands are there, more than one ligands are there, then use बाय, ट्राई, टेट्रा, यूटीसी। इफ 2 लिगेंड है तो उसके लिए यूज करेंगे बाय, 3 लिगेंड्स रहेंगे तो उसके लिए यूज करेंगे ट्राई। ठीक है, इसमें आता है इफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स आर देयर, कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स आर देयर देन यूज bis, tris एंड टेट्राकिस। ठीक है, ETC। तो जब लिगेंड जो होते हैं वो बड़े होते हैं तो वहां पे हम लोग bis, tris और टेट्राकिस को हम लोग क्या करते हैं? लिखेंगे। नंबर 4, इफ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स विल बी देयर, ऐसा लिखते हैं इसको, फॉर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स राइट ATE एट द एंड ऑफ मेटल, राइट द एंड ऑफ मेटल। तो एंड में क्या करेंगे हम लोग? ATE लिखेंगे। नंबर 5, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन रोमन नंबर, इन रोमन नंबर इन ब्रैकेट, इन ब्रैकेट। मतलब हम ब्रैकेट में क्या करेंगे? रोमन नंबर में क्या करेंगे? हम लोग उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये है कुछ रूल्स जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब क्या करेंगे? एक एक एग्जांपल देखेंगे और उस एग्जांपल के थ्रू एक एक रूल को मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात, कटायन का नॉमेनक्लेचर पहले करना है, अनायन का नॉमेनक्लेचर बाद में करना है। ठीक है, इन दिस कॉम्प्लेक्स व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन? तो यहाँ पे क्या होगा? 1K having +1, 3K having +3, this will be -3, this will be -6, so this will be +3। इस प्रकार से इसमें ये K3 है, it act as a counter ion, it act as a counter ion। This Fe is act as a metal and Cl is act as a ligand and total number of ligands are 4। This is homoleptic compound or heteroleptic compound?
दिस इज होमोलेप्टिक कंपाउंड और हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड। ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जो लिगेंड्स है वो एक ही टाइप के हैं और लिगेंड एक ही टाइप के रहेंगे, तो इसको बोलेंगे होमोलेप्टिक कंपाउंड। दूसरी बात, इसका नॉमेनक्लेचर करने के पहले हमको ये डिसाइड करना है कि कटायन का पार्ट कौन सा है और अनायन का पार्ट कौन सा है। तो इसमें हम देखेंगे, सो दिस विल बी आवर कटायनिक पार्ट, सो ये हमारा कटायन का पार्ट है, एंड दिस विल बी आवर अनायन पार्ट, दिस विल बी आवर अनायन पार्ट। दोनों हमारे पास है। तो रूल नंबर 1 बोलता है कि कटायन का नॉमेनक्लेचर पहले करेंगे और अनायन का नॉमेनक्लेचर बाद में करेंगे। तो पहले हम लोग पोटेशियम को लिखेंगे। पहले किसको लिखेंगे? पोटेशियम को। ठीक है, अब पोटेशियम को हमने पहले क्यों लिखा? पोटेशियम को पहले हमने इसलिए लिखा क्योंकि पोटेशियम का जो क्वांटिटी है वो, मतलब पोटेशियम जो रहेगा वो कटायन के फॉर्म में रहेगा। अब आपको यहाँ पे ओनली पोटेशियम लिखना है। क्या लिखना है? पोटेशियम। ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना है, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना है। वो क्यों नहीं लिखना है उसका रीजन आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो इसका नाम हमने लिखा पोटेशियम, सो दिस इज द नेम ऑफ कटायन। हो गया। अब रूल बोलता है कि अनायन का नॉमेनक्लेचर करना है, और यहाँ पे जो अनायन है वो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो अनायन है कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर मेटल का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिगेंड कौन है? यहाँ पे लिगेंड कौन है? क्लोरीन, और यहाँ पे जो लिगेंड है वो क्लोरीन है। ठीक है, और ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का नॉमेनक्लेचर क्या होता है? इस क्लोरीन का नॉमेनक्लेचर क्या होता है? इस क्लोरीन का नॉमेनक्लेचर होता है क्लोरिडो। क्या होता है? क्लोरिडो। ठीक है, तो क्लोरीन जो रहेगा उसका नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा? क्लोरिडो रहेगा। और यहाँ पे कितने क्लोरीन है? यहाँ पे 6 क्लोरीन है। देखो इसमें लिखा हुआ है, इफ मोर देन 1 लिगेंड्स आर देयर सो यूज बाय ट्राई टेट्रा। तो इफ एक से ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेंगे तो उसके लिए बाय ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन्स आर 6 और 6 के लिए हम यूज करेंगे हेक्सा, तो इसका नाम आएगा हेक्सा क्लोरिडो। क्या आएगा? क्लोरिडो। सॉरी, क्लोरीन नहीं आएगा, ये क्लोराइड आएगा। ये Cl-1 है ना, तो इसका नाम आएगा क्लोराइड। क्या आएगा? क्लोराइड। और इसमें लिखा हुआ है IDE, ATE या तो ITE होता है, उसमें से E को निकाल के O लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोराइड के एंड का E निकालेंगे और E के जगह हम O लगाएंगे, तो ये क्लोराइड बन जाएगा क्लोरिडो। क्लोराइड क्या बनेगा? क्लोरिडो बनेगा। समझ में आ गया क्लोरिडो क्यों लिखा? क्योंकि ये Cl- है, तो Cl- है तो क्लोरीन नहीं आएगा, वहां पे क्लोराइड आएगा। सो दिस क्लोराइड बिकम क्लोरिडो। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है इफ लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो IDE, ATE या तो ITE रहेगा, और ये जो भी कुछ रहेगा उसमें से E को निकाल के O लगाना है, तो ये बन जाएगा हेक्साक्लोरिडो। तो लिगेंड का नॉमेनक्लेचर हो गया। लिगेंड का पहले करेंगे, फिर मेटल का करेंगे, और यहाँ पे जो मेटल है वो कौन है? आयरन, मतलब फेरस। सही है ना? अब ये फेरस जो रहेगा तो इसका नाम रहेगा पोटेशियम हेक्साक्लोराइड फेरस। ठीक है, अब प्रॉब्लम ऐसा है, यस, दिस पॉइंट नंबर 4, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कटायनिक है या अनायनिक है? ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है उस अनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होता है उस मेटल के एंडिंग में क्या आएगा? ATE आएगा। ATE आएगा। तो ये फेरेट, फेरस का बनेगा फेरेट। फेरस का बनेगा फेरेट। ये फेरेट क्यों बना? ये फेरेट क्यों बना? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसका नाम बनेगा फेरेट। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन।
तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। सो दिस विल बी द कंप्लीट नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब जब आयरन के साथ 6 क्लोरीन रहेंगे तो उसका -6 बनेगा। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, 6 क्लोरीन है ओवरऑल, तो यहाँ पे के कितने होने चाहिए? के कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। और इतना तो पता रहेगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए लिखा जाता है ताकि हम ये पता लगा सके कि ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा। और ओवरऑल चार्ज पता चलेगा तो हमको यहाँ पे बस ये लिखना है कि पोटेशियम है, पोटेशियम का क्वांटिटी लिखने की जरूरत नहीं है, पोटेशियम का क्वांटिटी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, दिस एग्जांपल इज क्लियर नाउ। सेकंड एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर। ठीक है, सेकंड एग्जांपल इज राइटिंग हियर नाउ। दिस इज PT Cl NO2, this is NH3/4 and here SO4। ठीक है, सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है और आपको क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करना है, इस कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, अब अमोनिया नो चार्ज, NO2 -1 चार्ज, Cl -1 चार्ज, सही है। This SO4 having -2 charge, so overall will be +2 charge. So what will be the oxidation state of platinum? What will be the oxidation state of platinum? यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगा वो कितना होना चाहिए? +4। तो एक बात हमने फाइंड कर ली है, सही है ना। +4 -2 +2, this is -2, so okay, now this will be our cationic part and this will be our anionic part। तो पहले किसका नॉमेनक्लेचर करेंगे? कटायनिक पार्ट का, पहला पॉइंट। तो जो कटायनिक पार्ट है उसका नॉमेनक्लेचर पहले करेंगे, जो अनायनिक पार्ट रहेगा उसका नॉमेनक्लेचर बाद में करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए क्या आना चाहिए? क्लोरिडो आना चाहिए। आपको जो प्रिंट आउट दिया था आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। फिर आता है NO2। NO2 के लिए क्या यूज करते हैं? NO2 के लिए क्या यूज करते हैं? नाइट्रिटो या नाइट्रो? NO2 के लिए क्या यूज करेंगे? नाइट्रिटो या नाइट्रो? देखो एक बार, NO2 के लिए क्या यूज करेंगे? नाइट्रो यूज करेंगे, पक्का। ओके, तो NO2 के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग NO2 के लिए क्या करेंगे? नाइट्रो यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर? ओके, फिर कौन बचा? अमोनिया। तो अमोनिया के लिए क्या यूज करते हैं? देखो पेज में, अमोनिया के लिए क्या यूज करते हैं? यहाँ पे अमोनिया के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? अमाइन यूज करेंगे, सो दैट विल बी अमाइन, क्लियर? इस प्रकार से अब ये जो हमारा कटायन है इसका नाम पहले लिखेंगे। इस कटायन में मेटल भी है और लिगेंड भी है। इन मेटल और लिगेंड में से पहले किसका नाम लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स में पहले हमेशा लिगेंड लिखेंगे, बाद में हमेशा मेटल लिखेंगे। तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखना पड़ेगा। प्रॉब्लम ऐसा है, यहाँ पे एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है। कौन कौन है? यहाँ पे ये क्लोरिडो है, यहाँ पे नाइट्रो है और यहाँ पे अमाइन है। If more than one type of ligands are there, then write it alphabetically. Alphabetically पहले कौन आएगा? अमाइन। पहले कौन आएगा? अमाइन। फिर कौन आएगा? तो अल्फाबेटिकली ये फर्स्ट नंबर पे जाएगा, ये सेकंड नंबर पे जाएगा, ये थर्ड नंबर पे जाएगा। अब जो फर्स्ट नंबर पे आएगा उसका क्वांटिटी कितना है? 4।
उसका क्वांटिटी कितना है 4, तो इसका नाम होना चाहिए टेट्रा अमाइन। क्या आना चाहिए? टेट्रा अमाइन। ठीक है, हो गया। टेट्रा अमाइन के बाद कौन आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन कितने हैं? एक ही है, तो उसका नाम एज इट इज रहेगा क्लोरिडो। उसका नाम एज इट इज रहेगा क्लोरिडो। उसके बाद कौन आएगा? नाइट्रो। उसके बाद कौन आएगा? नाइट्रो। अब क्वेश्चन ये आता है, जब हम नाइट्रो की बात करते हैं तो इस नाइट्रो के ऊपर -1 चार्ज है, सो स्ट्रक्चर विल बी O-1 अटैच्ड टू नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हैविंग 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन हैविंग 2 लोन पेयर। तो इस नाइट्रो में कौन सा एटम जो रहेगा वो डोनर का काम करेगा? तो इस नाइट्रो में कौन सा एटम जो रहेगा वो डोनर का काम करेगा? क्या लगता है? Which will be donor and which will be, what are the possibilities? If हम यहाँ पे possibilities की देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी डोनर का काम कर सकता है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी डोनर का काम कर सकता है। बोथ आर पॉसिबल। ये नाइट्रोजन भी पॉसिबल है, ये ऑक्सीजन भी पॉसिबल है, ये ऑक्सीजन भी पॉसिबल है। सो पॉसिबिलिटीज आर 2। नाइट्रोजन भी यहाँ पे डोनर का काम कर सकता है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन रहेगा वो भी डोनर का काम कर सकता है। लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही जो रहेगा वो डोनर का काम कर सकता है। इसका मतलब ये एम्बिडेंटेड लिगेंड का काम करेगा। तो ये ऐसा लिगेंड है जिस लिगेंड में कंफ्यूजन होगा। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे Cl लिखा है, तो दिस इज Cl नेगेटिव चार्ज, 1 लोन पेयर, सेकंड लोन पेयर, थर्ड लोन पेयर। तो Cl में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन डोनर का काम करेगा, कौन एक्सेप्टर का काम करेगा, सॉरी कौन डोनर का काम करेगा। अमोनिया की बात करेंगे, सो दिस इज नाइट्रोजन अटैच्ड टू हाइड्रोजन एंड दिस इज लोन पेयर। तो इस अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वही डोनर का काम करता है, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम आता है इसमें, क्यों? क्योंकि इसमें एट अ टाइम नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन दो में से कोई एक जो रहेगा वो डोनर का काम कर सकता है, बट एट अ टाइम एक ही करेगा, तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड का काम करेगा। और जहां पे ऐसा कंफ्यूजन होता है तो आपको ये बताना होता है कि ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है कि ये ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है। मतलब ये नाइट्रोजन भी डोनर का काम कर सकता है, ये ऑक्सीजन भी डोनर का काम कर सकता है, तो आपको ये बताना होगा कि इसने किसके हिसाब से बॉन्ड बनाया है। अब ये मान के चलते हैं कि नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाया है, क्यों? क्योंकि ये NO2 लिखा हुआ है। तो जब ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो उसको लिखा जाएगा NO2। क्यों? नाइट्रोजन पहले लिखा है, इसका मतलब इसने नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाया है। तो जहां पे भी ऐसा कंफ्यूजन होता है वहां पे हम इस हिसाब से जाएंगे। जैसे CN में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, कार्बन भी डोनर का काम कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनर का काम कर सकता है, दोनों काम कर सकते हैं। और जब ये दोनों के दोनों डोनर का काम करते हैं उस टाइम पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एट ए टाइम एक ही काम करेगा। इफ उसमें लिखा हुआ है Cl, इसका मतलब कार्बन इज अ डोनर एटम। इफ वहां पे Nc लिखा हुआ है सो नाइट्रोजन विल बी डोनर एटम। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। तो जो ऐसे टाइम पे एम्बिडेंटेड में पहले उसी को लिखा जाता है जो डोनर का काम करेंगे, और यहाँ पे पहले नाइट्रोजन को लिखा है, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो ये बोल के लिखा है कि नाइट्रोजन इज अ डोनर एटम इन दिस मॉलिक्यूल, आपको कैसे पता चला? तो ये पता हम यहां से करेंगे। इफ यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर एटम का काम करता तो इसको ONO ऐसे लिखा जाता, ये ऑक्सीजन पहले है, इसका मतलब ये डोनर का काम करेगा। तो ऐसे कंफ्यूजिंग मॉलिक्यूल में उसको लिखा कैसे है वो आपको देखना है, लेकिन आपको नाम दिया हुआ है और स्ट्रक्चर देना है, तब भी आपको ऐसे लिखना है कि जो डोनर एटम रहेगा एम्बिडेंटेड में उसको हमेशा हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो इतना तो कंफर्म हुआ कि इसमें डोनर एटम जो रहेगा वो नाइट्रोजन है, और इस फॉर्म में ये होता तो यहाँ पे ऑक्सीजन विल बी डोनर एटम। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब ये तो हो गया नाइट्रो। अब नाइट्रो के बाद ये क्या लिखा हुआ है?
हाँ दिस वन, फॉर एम्बिडेंटेड लिगेंड राइट द नेम ऑफ डोनर एटम एट द एंड ऑफ द लिगेंड नेम। तो जब भी हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे तो लिगेंड का नाम लिखने के बाद क्या करेंगे, हम वहां पे एंड में लिखेंगे डोनर एटम का नाम। तो इसमें नाइट्रोजन है तो यहां पे मैंने नाइट्रोजन लिखा ऐसे, क्लियर। तो इतना हो गया ये, तो इसमें सभी लिगेंड का नाम आ गया। अब कौन बाकी है, प्लेटिनम। तो यहां पे मैं प्लेटिनम का नाम लिखूंगा, सही है। तो यहां पे रहेगा प्लेटिनम। अब क्या बाकी है, प्लेटिनम के बाद ब्रैकेट में क्या करेंगे, हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और यहां पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर है 4। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम। अब क्या बाकी है, अनायन का नाम, कटायन का नाम हो गया, कटायन का नाम पूरा हो गया, प्लेटिनम हो गया, क्लोरीन हो गया, अमोनिया हो गया, NO2 हो गया, सब हो गया। अब कौन बचा, SO4। SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो उसका नाम बाद में आएगा, तो प्लेटिनम के बाद उसका नाम आएगा सल्फेट, प्लेटिनम के बाद उसका नाम आएगा सल्फेट, ठीक है।